मेरे भाई जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री, राज्यसभा के पूर्व लीडर ऑफ ऑपोजिशन गुलाम नबी आजाद साहब, मेरे बड़े भाई भूपिंदर सिंह हुड्डा जी, मेरे भाई आनंद शर्मा साहब, मेरे छोटे भाई मनीष तिवारी जी, राज बब्बर साहब, विवेक तनखा साहब और यहाँ बैठे हुए मंच पे यहाँ के सब नेतागण और दूर दूर से आए हुए भाइयों और बहनों, गांधी जी की छत्र छाया में हम झूठ तो नहीं बोल सकते। सच बोलने का मौका है और आज सच ही बोलेंगे। हम क्यों यहां इकट्ठा हुए हैं? सच्चाई तो ये है कि कांग्रेस पार्टी हमें कमजोर होती दिख रही है और इसलिए हम यहां इकट्ठा हुए हैं और पहले भी इकट्ठा हुए थे। हम इकट्ठा होकर इसको हमें मजबूत करना है, ये तो सच्चाई की बात है। और इसके जो खुशकिस्मती है वो ये है कि हम गांधी जी की छत्र छाया में ये बात आपके सामने रख रहे हैं। गांधी जी सच्चाई के रास्ते पे चलते थे, ये सरकार झूठ के रास्ते पे चल रही है। गांधी जी अहिंसा को गले लगाते थे, ये हिंसा को गले लगा रही। तो बात तो ये गांधी जी की करते हैं, लेकिन ना सच्चाई का रास्ता अपनाते हैं और ना हिंसा का रास्ता अपनाते हैं। अब मैं साधारण रूप से आपसे कुछ ऐसी बातें करना चाहता हूं जो देश की जनता समझ पाए कि गुलाम नबी आजाद साहब का असल रोल क्या है। आप कई बार हवाई जहाज में चढ़ते होंगे और हवाई जहाज में चढ़ने में जो वहां बैठा होता है हवाई चलाने वाला, वो अनुभवी होता है ना। बहुत जरूरी है कि उसको अनुभवी होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि उसके साथ एक इंजीनियर भी होता है कि कहीं इंजन में गड़बड़ी हो जाए तो वो ठीक कर देगा। तो गुलाम नबी जी अनुभवी भी हैं और इंजीनियर भी। मैं ये बात आपके सामने क्यों रख रहा हूं और साधारण रूप से क्यों कह रहा हूं? क्योंकि गुलाम नबी आजाद साहब कांग्रेस पार्टी के ऐसे नेता हैं जो हर प्रदेश के हर जिले की जमीन असलियत को कांग्रेस को जानते हैं। क्या कांग्रेस की असलियत है, कहां है, सब ना तो नेता लोगों के साथ इनका गहरा संबंध है। और जब हमें ऐसा लगा कि पार्लियामेंट को गुलाम नबी आजाद को आजाद कर रहे हैं तो हमें दुख हुआ। ये सच्चाई की बात, हमें वहां बैठे बैठे बहुत दुख हुआ। हम नहीं चाहते थे कि गुलाम नबी आजाद साहब को पार्लियामेंट से आजादी दे। ये क्यों? आप पूछिए क्यों? क्योंकि मैं समझता हूं कि जब से वो राजनीति में आए वो ये ऐसे जानते नहीं। और जब ये लीडर ऑफ ऑपोजिशन थे, मैं आपको सच्चाई की बात करता हूं कि टेलीफोन जब ये किसी भी नेता को करते थे तो सुबह इनके यहां सभी नेता आकर मीटिंग करते थे। ये एक अनुभवी नेता ही कर सकता है। और मुझे तो इस बात की समझ नहीं आई कि इस अनुभव को कांग्रेस पार्टी इस्तेमाल क्यों नहीं कर रही। ये आज तक बात नहीं समझ आ रही। और इसलिए हम यहां पर उपस्थित हुए हैं कि वही मजबूती जिसकी
एक एक चित्र गुलाम नबी आजाद जी हैं, उसी मजबूती के साथ कांग्रेस पार्टी को हमें आगे बढ़ाना है। और आज हम वादा करते हैं कि जो भी हम यहां बैठे हैं और बाहर बहुत सारे लोग बाहर भी नेता लोग हैं, वो भी हम लोगों के साथ, और हम चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी को हर जिले में, हर प्रदेश में मजबूत किया जाए, और उसी लिए हम काम करेंगे। हम नहीं चाहते कि कांग्रेस पार्टी कमजोर हो, क्योंकि अगर कांग्रेस पार्टी कमजोर हो गई तो समझ लीजिए कि देश कमजोर है। देश सर्वप्रिय है, और अगर हमें कोई भी कुर्बानी करनी पड़े उस देश को मजबूत करने के लिए तो हम करेंगे, और कोई भी कुर्बानी करनी पड़े कि कांग्रेस को मजबूत करने के लिए तो वो भी हम करेंगे। हमारे सामने, देश के सामने समस्या क्या है? मैं आपसे पूछता हूं, समस्या क्या है? समस्या यह है कि इस देश में एक ऐसी राजनीति और ऐसा राजनेता बैठा हुआ है जिसकी दृष्टिकोण केवल अपनी पार्टी को ताकत दिलाने के लिए लगी हुई है, देश की जनता को ताकत लगाने के लिए नहीं लगी। जहां देखो विवाद, जहां देखो पैसा का खिलवाड़, पैसे का नाच। हमारी चुनी हुई सरकारों को गिराना, कैसे गिराना? पैसों से गिराना, और कई और तरीके अपनाना, उनके ऊपर केस चलाना। ये सब जगह हो रहा है, यहां भी हो रहा है, बाहर भी हो रहा है। और अगर ऐसे षड्यंत्र अपनाए जाएंगे तो उसका नतीजा ये होगा कि ईमानदार लोग चुप बैठ जाएंगे। इसीलिए मीडिया के ऊपर प्रहार हो रहा है, एकेडमिक्स के ऊपर प्रहार हो रहा है, आम आदमी के ऊपर प्रहार हो रहा है, जो इनके खिलाफ बात करे उसके ऊपर आक्रमण हो रहा है, दुरुपयोग हो रहा है, एजेंसीज का दुरुपयोग हो रहा है, और साथ साथ में पैसे का खेल है। देश की संपत्ति कुछ दो चार लोगों के हाथ में आ चुकी है, 2-4 लोगों के हाथ में आ चुकी है। आप पोर्ट्स देखो, एयरपोर्ट देखो, किसी एक को दिए जा रहे हैं। पेट्रोल आपको मालूम है किसके हाथ में? कोई भी आप बड़ी बड़ी संपत्ति की बात करते हो, 2-3 लोगों का नाम मैं लेना नहीं चाहता साथ में। क्यों? क्योंकि इनको मालूम है कि वही लोग इलेक्टोरल बॉन्ड के द्वारा इन्हीं को पैसा देते हैं। ये असलियत है देश की, और ये संदेश हमें घर घर जाकर बताना पड़ेगा कि हिंदुस्तान में 130 करोड़ जो लोग हैं, उनको 2-4 उद्योगपति नहीं चला सकते। जनता ने बात नहीं मानेगी, कांग्रेस पार्टी ये बात नहीं मानेगी। हम आवाज उठाएंगे और असलियत जनता को बताएंगे। मुझे याद है, अभी देखो मोतेरा में मोदी जी के नाम पे स्टेडियम बन गया। आपको याद होगा गुलाम नबी जी के एक एयरलाइन होती थी जिसको बोलते थे मोदी लुफ्ट, वो भी वापस आ रही है। मतलब के हर चीज मोदी के नाम पर, जैसे हिंदुस्तान में कोई और है ही नहीं। तो अगर उसी के नाम पे सब कुछ करना है और देश की जनता को नजरअंदाज करना है, और खासतौर की जम्मू कश्मीर की जनता को, जिनका हक है, असेंबली का हक है, प्रदेश का हक है, जिनके ऊपर ये टैक्सेस लगाए जा रहे हैं, जिनके ऊपर इन्होंने कहा था कि हम जमीन किसी और को, बाहर को, बंदे को लाकर जमीन भी यहां दिलाएं। जीएसटी के द्वारा, मतलब कि एज इट इज यहां धंधे खत्म है, उनको और खत्म किया जा रहा है। तो सच्चाई तो ये है कि इसीलिए इकट्ठा हुए हैं। 2 बजे हैं। कांग्रेस को मजबूत करो, तानाशाही को खत्म करो, इस देश को नई आजादी लड़नी है। इसीलिए हम गांधी जी की इस ग्लोबल फैमिली की छत्रछाया में गए हैं। वो नई आजादी की लड़ाई शुरू हो चुकी है।
और यहाँ से वो हिंदुस्तान के हर हिस्से में आगे बढ़ेगी और कांग्रेस को मजबूत करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जम्मू कश्मीर के साबका मुख्यमंत्री, हिंदुस्तान के बड़े नेता, हमारे बड़े भाई और साथी गुलाम नबी आजाद जी, मंच पर मौजूद हमारे दूसरे वरिष्ठ साथी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, कपिल सिब्बल जी, मनीष तिवारी जी, राज बब्बर जी, विवेक तनखा जी, इसी समय चीफ मिनिस्टर ताराचंद जी, इस मंच पर और दाएं और बाएं बाजू मौजूद जम्मू कश्मीर के कांग्रेस के पूर्व विधायक, मंत्री, पदाधिकारी, नेता, तमाम सामाजिक संगठन जो आज की इसमें शिरकत में शामिल हैं और सामने बैठे इस इलाके के प्रबुद्ध नागरिक, भाइयों बहनों, नौजवान साथियों और जरूरी ये पत्रकार मीडिया के भी साथी, मुझे खुशी है आज यहाँ अपने साथियों के साथ। इस पे कई लोग सवाल करते हैं क्या वजूहत, हम क्यों आए। पहले एक बात कह दें, हम हिंदुस्तान में रहते हैं, हिंदुस्तान के हर हिस्से में जाना हमारा हक है, किसी की इजाजत नहीं चाहिए। हम आए हैं एक संदेशा देने कि जिस शख्स के साथ 40 बरस से ज्यादा हमने यूथ कांग्रेस में लंबे समय तक सरकार में और कांग्रेस पार्टी में काम किया है, अगर जिनकी टर्म खत्म होने की, रिटायरमेंट की बात से पूरे देश और दुनिया में चर्चा है, अगर वो वापिस आए हैं अपने सूबे में, हम ये कहने के लिए आए हैं कि हिंदुस्तान के तमाम लोग इनके एहसानमंद हैं और हम इनके साथ हैं। मैं इस बात को नहीं मानता, एक टर्म खत्म हुई है, कितनी टर्म रही है, ये पहचान बहुत कम लोगों को मिलती है और वो मिलना आसान नहीं होता। बहुत लोग आते हैं सियासत में, हमारे साथ भी बहुत आए, पर पहचान कुछ लोगों की बनती है देश के अंदर। मुझे कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं है और आप समझते हैं संगठन ओहदा दे सकता है, कांग्रेस पार्टी ओहदेदार बना सकती है। हर व्यक्ति जो ओहदेदार होता है, पदाधिकारी होता है, वो सूबे का या देश का नेता नहीं होता। नेता चंद बनते हैं जिनको लोग मानते हैं, और सिर्फ अपने इलाके के नहीं, दूर केरल में कन्याकुमारी तक भी मानते हो, महाराष्ट्र में मानते हो, पंजाब में मानते हो, यूपी में मानते हो, कर्नाटक में मानते हो। और देखा जब रिटायर हुए, टर्म खत्म हुई, फेयरवेल हुआ, तो शायद पहला हुआ, मैंने कई देखे, स्वागत भी किया और विदाई भी दी है, आजाद साहब ने भी और हमने भी। बहुत कम कि वजीर आजम भी भावुक हो जाए और तमाम ऑपोजिशन, तमाम, शरद पवार बड़े नेता हैं, चाहे वो कम्युनिस्ट पार्टी के हैं, चाहे वो दो ऐसी पार्टी है जो आपस में लड़ती है, एक आवाज में उन्होंने अपनी भावना व्यक्त की। इसलिए मैं कहता हूं, ये गलतफहमी नहीं रहनी चाहिए कि कोई रिटायरमेंट है, ये कोई सरकारी नौकरी में नहीं थे, ना हम हैं।
ये वक्त नहीं था जब मुल्क के सामने बड़ी चुनौतियां और आपके सूबे के सामने, जिसका जिक्र अभी हुआ जम्मू कश्मीर का, मुझे इस बात का उतना ही दुख है जितना गुलाम नबी आजाद साहब को, कपिल सिब्बल ने कहा, मनीष तिवारी ने कहा। यह आजाद हिंदुस्तान में कश्मीर का, जम्मू कश्मीर लद्दाख का विलय हुआ था। हम इसको सारी जिंदगी बचपन से जब होश संभाला एक स्टेट के रूप में देखते थे, और मैं आज भी इसको दिल से नहीं मानता कि ये स्टेट नहीं है, यूनियन टेरिटरी है। ये स्टेट बनेगी, ये हमारी आवाज है, हमने संसद में भी उठाई है। ये इसलिए टर्म खत्म हुई क्योंकि जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव नहीं हुए। विधानसभा के जब चुनाव होंगे तो एक बड़ी कमी जो इस बार हुई है, 1950 के बाद मैं नहीं समझता कि ऐसे मौका आया कि देश की राज्यसभा के अंदर जम्मू कश्मीर का कोई नुमाइंदगी ना हो। वो दूर होगी, ये अलग बात, पर हकीकत कि इस समय जब देश के तमाम विपक्ष के नेता ये चाहते हैं कि देश में आज जिस तरह की राजनीति है, जिस तरह की शक्तियां हावी हो रही हैं, ये हमारा देश विविधता का देश है, बहुधर्मी है, बहुभाषी है। हमारे प्रजातंत्र में हर दल की एक अपनी सोच और विचारधारा है। हिंदुस्तान एक आवाज, एक नाम, एक सोच, एक विचारधारा पर नहीं चल सकता। वो हिंदुस्तान हिंदुस्तान नहीं रहेगा। इस हिंदुस्तान के लिए उन्हीं महात्मा गांधी, जिनके नाम से आज कार्यक्रम शुरू हुआ, उनके नेतृत्व में जो जंग लड़ी गई थी। मुझे आपको यह नहीं बताना कि महात्मा गांधी कौन थे, उनका क्या योगदान था, पर महात्मा गांधी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने एक कमजोर आवाम को, जो सदियों से जिनका शोषण हुआ, गुलाम किए गए, उनको इकट्ठा करके अंग्रेजी हुकूमत को चुनौती दी थी। कोई हथियार से नहीं, सोच से, सच्चाई से, हिम्मत से वो लड़ाई लड़ी गई थी। उनका संदेश भाईचारे, प्रेम, हर धर्म की इज्जत करने, कमजोर इंसान को उसका हक दिलाने का, इंसान को इंसान समझने का। तो अगर हम लोग जो कांग्रेस पार्टी में है, महात्मा गांधी के साथ उनके विचार को सोचते हैं, मानते हैं, तो ठीक कहा कपिल जी ने कि हम गांधी को माने भी और जमीनी हकीकत को नकार दें। हम महात्मा गांधी की तस्वीर लगाएं और अपने अंदर हिम्मत ना हो सच बोलने की। कैसे हो सकता, कैसे हो सकता? आज एक बार फिर हम देख रहे हैं वो हालात कि भारत को कांग्रेस की जरूरत है। ये हालत इसलिए भी बने हैं कि पिछले एक दशक में कांग्रेस कमजोर हुई है, और हमारी आवाज कांग्रेस की सेहत के लिए है, कांग्रेस को मजबूत करने के लिए है। एक बार दोबारा हर सूबे के अंदर कांग्रेस मजबूत हो, नई पीढ़ी के लोग जुड़े। हमने अच्छा वक्त देखा है कांग्रेस का। हम नहीं चाहते कि जैसे जैसे हम लोगों की उम्र बढ़ती है हम कांग्रेस को कमजोर देखें। और इस देश की जो
राजनीतिक लड़ाई है वो जम्मू से नागपुर तक लड़ी जाएगी और इसको हम मिलकर लड़ेंगे। उन लोगों के लिए जिनको शौक है गलतफहमी का और गुमराह करने का, हमारी पहचान कांग्रेस रही है और कांग्रेस की भी पहचान हम सब लोगों से, जिन्होंने जिंदगी दी हो, जो लंबा रास्ता चल के आए हो, ये गांव से आए, कहां भदरवा से, हम में से सब लोग लंबा सफर तय करके पहुंचे हैं जहां पहुंचे। हम में से कोई ऊपर से नहीं आया, खिड़की रोशनदान से नहीं आया, दरवाजे से आए हैं, चल के आए हैं, छात्र आंदोलन से आए हैं, युवक आंदोलन से आए हैं। यह अधिकार मैंने किसी को नहीं दिया कि मेरे जीवन में कोई बताए कि हम कांग्रेसी हैं या नहीं हैं। यह हक किसी का नहीं है। हम बता सकते हैं कांग्रेस क्या है, हम बनाएंगे कांग्रेस, मजबूत करेंगे कांग्रेस को। हम कांग्रेस को मजबूत के साथ साथ कांग्रेस की एकता को मानते हैं कि पूरी कांग्रेस एकजुट होगी। पूरे कांग्रेस के लोग ये तय करेंगे कि लोगों की उम्मीद है कांग्रेस दोबारा अपनी आवाज बुलंद करे तो हिंदुस्तान के लोगों के हौसले ऊपर जाएंगे। और तभी जो मनीष जी ने कहा कि वक्त आ गया दूसरे दल भी, बीजेपी के पास सारा वोट नहीं है देश का, 37% वोट उनको मिला, 63% हिंदुस्तान ने खिलाफ भी वोट डाला अलग अलग पार्टियों। तो एक कांग्रेस मजबूत हो जिसमें विश्वास सबका रहे, जो प्रजातंत्र में विश्वास करते हैं, डेमोक्रेसी में विश्वास करते हैं, हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन और आइन में विश्वास करते हैं, जो सेकुलरिज्म को, धर्म निरपेक्षता को, पंथ निरपेक्षता को मानते हो, प्रगतिशील हो, वो एक साथ आए। मैंने जैसा कहा, दुर्भाग्य से हमारी शिकस्त होती गई, हम कमजोर हो गए और उसका नुकसान देश को हुआ, उसका फायदा सत्ताधारी दल को, ठीक, वो भी इसी देश की पार्टी। और एक बात जरूर कहूंगा मैं कि जैसा प्रजातंत्र में मैंने कहा अलग अलग विचारधाराएं होती हैं, और देश में सोच संगठन के अंदर भी वो रहती है, परिवार के अंदर भी। कोई अगर दो भाई आपस में घर के अंदर बैठ के किसी भी विषय पे, किसी परिप्रेक्ष्य में अलग अलग मत रखते हो तो घर थोड़े टूटता है या भाई भाई का दुश्मन हो जाता है, ऐसा तो नहीं होता। पर अगर कोई अपना मत ना व्यक्त करे कि इसका मत का कोई क्या निकाल ले, फिर वो ना घर मजबूत रहता, ना समाज, ना समाज। हम तो पढ़ते थे कांग्रेस के इतिहास को कि महात्मा गांधी और मोतीलाल नेहरू एक तरफ थे और जवाहरलाल नेहरू ने अपने पिता मोतीलाल नेहरू और महात्मा गांधी से इत्तेफाक, वो और सुभाष चंद्र बोस अलग सोच पे चले गए। पर उस वक्त के बड़े नेता आपस में राय मशवरा करते थे, आम सहमति बनाते थे, एक मत बनाते थे, उसी से कांग्रेस मजबूत हुई और हिंदुस्तान आजाद हुआ। और वही जरूरी, किसको क्या काम देना, क्या जिम्मेवारी देनी है, और सब लोग एक बड़े संगठन को भी एक पंचायत की तरह चलना, सबकी सुने और फिर एक मत बना के कदम उठाएं सही दिशा में। जो सोच हमारे पूर्वजों की थी, जिनके वारिस हम हैं,
और जो विरासत में मिला है उसको बचा के रखें, उसको खोए ना। यही हमारी सोच है। आने वाले हफ्तों में, महीनों में चुनौतियां और होंगी। कई राज्यों में अभी चुनाव होने जा रहा है। अच्छी बात है कि हम यहां आए। जम्मू कश्मीर तो ताज, चुनाव केरल तक होना है। तो हम यहां से कहते हैं कि चुनाव हम लड़ेंगे, कांग्रेस पार्टी लड़ेगी, मजबूती से लड़ेगी। गुलाम नबी आजाद हैं, हमारे दूसरे साथी हैं, इनको मालूम है देश के एक एक सूबे का। और हम आपको यह विश्वास दिलाना चाहते हैं कि हमने जब एक लंबा समय जिंदगी का जन सेवा में और कांग्रेस के लिए दिया है, आने वाले समय में भी जितनी भी हमारी क्षमता है वो उसी दिशा में, उसी लक्ष्य पर रहेगी। धन्यवाद। जय। बच्चों सुनो, बहुत हो गया, बैठिए। अरे बैठो। मेरे यहाँ जगह जगह से आए हुए सभी भाइयों, दोस्तों और बाकी सूबों से आए हुए, मुंबई से, पंजाब से, हिमाचल से, हरियाणा से आए हुए, हमारे मध्य प्रदेश से मेरे साथी जिनका इंट्रोडक्शन मैंने शुरू में ही दिया। हम पार्लियामेंट में भी साथ रहे हैं, हम मंत्रिमंडल में भी साथ रहे हैं, कई इनमें से मेरे साथ संगठन में भी रहे हैं। मैं अपनी तरफ से, आप सबकी तरफ से उनको स्वागत करता हूं और इस आशा के साथ एक नई लड़ाई नहीं है, वो आशीर्वाद नहीं दे सकते, लेकिन उनकी सोच, उनकी विचारधारा, उनका त्याग हमारे साथ रहेगा। मैंने अपनी राजनीति गांधी जी की विचारधारा से ही शुरू की। अगर 1980 का मेरा पार्लियामेंट का जब मैं पहली दफा एमपी बना तो लोग बायोडेटा पढ़ेंगे तो 69 में जब गांधी जयंती, गांधी जी की शताब्दी मनाई जा रही थी, 100 साल उनके जन्म की, मैं एसपी कॉलेज कश्मीर में पढ़ता था और पूरे देश में गांधी स्मारक निधि, जो दिल्ली में हेडक्वार्टर था, उसके द्वारा पूरे देश में 15 दिन के समारोह बनाए जा रहे थे और नॉर्दर्न इंडिया का 15 दिन का जो समारोह था, जो सेलिब्रेशन थी, वो कश्मीर में मनाई जा रही थी और कश्मीर से सिर्फ 2 लोग, मैं और मेरे दोस्त बशारत अहमद, जो के बाद में डायरेक्टर दूरदर्शन रिटायर हुए, हम कॉलेज की तरफ से उस समारोह में रहे, ट्रेनिंग ली, गांधी को समझा, खादी शुरू की और गांधी पर लेक्चर 15 दिन सुनने को मौका मिला
और तब से उनकी विचारधारा हमारे दिमाग में चली गई, क्योंकि स्कूल का और कॉलेज का ऐसा समय जो आपके दिमाग में चली जाएगी बात, वो मरने के बाद ही निकलती है। तो दो चीजों से हम प्रभावित हुए थे गांधी जी, सच और अहिंसा। और उस दिन से लेकर आज तक मैंने हमेशा प्रयास किया है सच और अहिंसा पर विश्वास करना और उसको बोलना और उस पर अमल करना। उसके बाद फिर बाद में मैंने स्टूडेंट लाइफ शुरू की और फिर यूथ कांग्रेस किया। लिहाजा मुझे गौरव है कि मेरी राजनीति गांधी जी की विचारधारा से शुरू हुई थी और उसी के साथ हमारी जिंदगी भी उसी विचारधारा से खत्म हो जाए। इसलिए मेरे सामने कोई धर्म, कोई जाति, कोई ऊंच नीच का कोई सवाल पैदा नहीं। आपने, मुझे नहीं मालूम 2005 या 2006 में चीफ मिनिस्टर बनने के बाद सोपुर तहसील में मेरी पहली तकरीर हुई थी कश्मीर वादी में चीफ मिनिस्टर बनने के बाद। तो मैंने उसमें एक ही बात की थी कि मेरी हुकूमत में अगर कोई वजीर या कोई ऑफिसर धर्म की बुनियाद पर, मजहब की बुनियाद पर, पार्टी की बुनियाद पर इंसाफ बांटेगा तो मुझे शर्म आएगी कि मेरी हुकूमत में ऐसा कोई आदमी। और हर मंत्रालय में जब मैं दिल्ली में रहा तो सभी सेक्रेटरीज और ऑफिसर्स को मैंने ये कहा कि लोग मेरा धर्म भी जानते हैं, मेरा नाम भी जानते हैं। वो किसी भी पार्टी का है, हमारा कितना ही मुखालिफ पार्टी वाला लीडर नहीं आए और किसी भी धर्म का है, उसका काम करना हमारा फर्ज। तो इसलिए मुझे खुशी है कि मेरे जीवन काल में जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, सिक्किम से लेकर गुजरात तक, जहां मुझे संगठन में भी, पार्टी में भी, मिनिस्ट्री में भी काम करने का अवसर प्राप्त हुआ इन 40-42, बल्कि संगठन में तो 1977 से 44 वर्षों से मुझे सभी धर्मों का, सभी जातियों का, सभी इलाकों का, सभी प्रांतों के लोगों का और सभी पार्टी के नेताओं का बहुत प्यार रहा। उसके लिए मैं उनका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। साथियों, मेरे साथियों ने सब चीजें बताई हैं, मैं उनको दोबारा दोहराना नहीं चाहता। इनको सबको वापस भी जाना है, लेकिन खाना खा के जाना और अभी लड़ाई बाकी। मेरे साथियों ने कहा कि अभी सेकंड आजादी की बात, और राजनीति में लड़ाई कभी खत्म नहीं होती। राजनीति में हम लड़ाई करते हैं बेकारी के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ, बीमारी के खिलाफ। अभी हम पूरा देश और पूरा विश्व, पूरी दुनिया 1 साल से बीमारी के खिलाफ जंग लड़ रहा है, जद्दोजहद कर रहा है, जहाद कर रहा है। लेकिन जम्मू कश्मीर में हमें कई चीजों के खिलाफ लड़ाई लड़ना। ये पहाड़ी इलाका और हिंदुस्तान के एक सिरे पर है, जहां हिंदुस्तान मुल्क खत्म होता है और पाकिस्तान और चीन की सरहदें शुरू होती है, हमारे दुश्मन की सरहदें शुरू होती है।
इसलिए हमारी जिम्मेदारी दूसरे देश के कई प्रांतों से कई गुना ज्यादा, वैसे तो बहुत सारे प्रांत हैं जो बॉर्डर से मिलते हैं, राजस्थान मिलता है, गुजरात मिलता है, नॉर्थ ईस्ट पंजाब मिलता है, लेकिन यहां दुश्मन बहुत एक्टिव है। जम्मू कश्मीर के बॉर्डर पर 1947 से लेकर और अभी तक यहां हम बैठे हैं, अभी तनाव बराबर जारी है, और कभी पाकिस्तान की तरफ से कभी चाइना की तरफ से कई लड़ाइयां भी हुई, लेकिन नोक झोंक कभी भी चलती। इसलिए हमारी जिम्मेदारी है जम्मू कश्मीर के लोग कि हम आपस में सद्भाव रखें, आपस में मोहब्बत रखें, आपस में प्यार बांटें और साथ साथ मिलकर दुश्मन का भी मुकाबला करें। और हम दुश्मन का तभी मुकाबला कर सकते हैं जब हम इकट्ठे होंगे। अगर हम आपस में बटे होंगे, धर्म की बुनियाद पर, मजहब की बुनियाद, मैं बार बार पार्लियामेंट में कह चुका हूं सरकार को, आज की सरकार, आप हुकूमत में आ जाओ, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। राजनीति में, लोकतंत्र में, जमहूरियत में हर पार्टी को हुकूमत बनाने का हक है, लेकिन सिर्फ धर्म की नाम पर नहीं। आप सबको लेके चलो, जैसे कांग्रेस ने किया। कांग्रेस आजादी हासिल नहीं करता अगर उसमें सभी धर्मों के, सभी जातियों के लोग नहीं होते। सभी धर्मों और सभी जातियों के लोग थे, सभी प्रांतों के लोग थे, बुद्धिजीवी थे, पढ़े लिखे लोग थे, डॉक्टर्स थे, प्रोफेसर थे, पत्रकार थे, किसान थे, मजदूर थे, तिजारत करने वाले लोग थे, तब जाकर हिंदुस्तान को आजादी। और ये बॉर्डर एरियाज, हमने इंदिरा गांधी से यही सीखा कि जितने भी लोग बॉर्डर पे रहते हैं उनकी जितनी भी मदद करो, उनको बांटो नहीं, उनको जोड़ो, उनको इकट्ठे करो, उनकी दिल की धड़कनें समझो, क्योंकि वो दुश्मन का मुकाबला करते हैं। लेकिन आज मुझे अफसोस, पिछले 1.5 साल से हम सबको बिखेर दिया, स्टेट के हिस्से हो गए, कोई टुकड़ा इधर गिरा, कोई इधर गिरा। आज हम बांटे हुए हैं अलग फिरकों में, तबकों में। बेकारी अपने उरूज पे है, बेरोजगारी अपने उरूज पे है, लाखों नौजवान पीएचडी करके, लॉ करके, एमए एमएससी करके बेकार और बेरोजगार है। लाखों लोगों के बच्चों ने छोटी जमीन, मैं सुबह अपने साथियों को बता रहा था, यह हरियाणा पंजाब की तरह जमीन नहीं है, यहां यूपी और आंध्रा और महाराष्ट्र की तरह जमीन नहीं है। यह हमारे स्टेट सिर्फ पहाड़ और जंगल है, और जो 15-20% जमीन है उसमें हमारे गांव, शहर और सड़कें, स्कूल और बिल्डिंगें हैं। हमारे पास खेती नहीं है। गांधीनगर के आसपास आरसपुर हमें खेती है, बाकी कुछ नहीं। हमारे उद्योग नहीं, जो थे उद्योग छोटे बड़े इस जम्मू कठुआ और सामा के अंदर, और कुछ लोग हमारे नौजवान पलते थे उस वक्त, चाहे वो किसी धर्म के हो, किसी जाति के हो, लेकिन वो उद्योग भी बंद हो गए, कई परमानेंटली बंद हो गए। और आज कई सैकड़ों वर्षों के बाद हम स्टेट का हिस्सा नहीं, हमारी पहचान खत्म हो गई। कितने फख्र से हम दुनिया में जाते हैं। मेरे साथियों को मालूम है, मेरे पार्लियामेंट के अंदर बोला कि दुनिया में जितने भी
राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री हैं, उनसे अगर पूछोगे, अफ्रीका के प्राइम मिनिस्टर पूछोगे, बर्तानिया के प्राइम मिनिस्टर से, ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर से, कनाडा के प्राइम मिनिस्टर से, चीन के प्राइम मिनिस्टर से, अमेरिका के अभी नए नए प्रेसिडेंट आए हैं, लेकिन सबसे पहले उन्होंने कश्मीर की बात की, उन्होंने मध्य प्रदेश की बात नहीं की, उन्होंने बंबई की बात नहीं की, उन्होंने दिल्ली की भी बात नहीं की। तो कोई भी दुनिया का आदमी नहीं है या लीडर नहीं है जो कश्मीर को कश्मीर के नाम से नहीं जानता, या जम्मू कश्मीर को कश्मीर की स्टेट से नहीं जानता। आज हमारी वो पहचान चलेगी, आज हमें एक डिस्ट्रिक्ट का दर्जा दिया गया। तो इसलिए हमारी लड़ाई वो भी जारी रहेगी पार्लियामेंट और पार्लियामेंट के बाहर कि हमें स्टेटहुड अपनी वापस चाहिए। और जब तक हमारे एमएलए नहीं होंगे, चुने हुए नुमाइंदे नहीं होंगे, वो किसी भी पार्टी के क्यों ना हो, उनके ऊपर जिम्मेदारी हो। जब तक यहां चुने हुए नुमाइंदे मिनिस्टर नहीं होंगे, चीफ मिनिस्टर नहीं होंगे, ये बेकारी, बेरोजगारी, ये सड़कों की हालत, ये पानी की हालत, बिजली की हालत, ये स्कूलों की हालत, ये डिस्पेंसरीज की हालत, अस्पतालों की हालत, और ये जहालत बराबर तारी रहेगी, जारी रहेगी, जब तक स्टेट के नुमाइंदे चुनकर नहीं आते तीनों खित्तों से, जम्मू कश्मीर और लद्दाख से। लेह का डिस्ट्रिक्ट यूटी चाहता था, लेकिन कारगिल का डिस्ट्रिक्ट बिल्कुल यूटी नहीं चाहता, यूटी के खिलाफ। और जम्मू के लोग, चाहे वो कांग्रेस का हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस का हो, पीडीपी का हो, बीजेपी का हो, आरएसएस का क्यों ना हो, वो भी स्टेटहुड चाहता। अगर किसी एक में जरूरत है लीडर को किसी पार्टी की, वो कल स्टेटमेंट देंगे कि मुझे स्टेटहुड नहीं चाहिए, कोई नहीं चाहता। तो ये ऐसा कोई कभी नहीं हुआ कि सब पार्टियां स्टेटहुड चाहती। सब पार्टियां, बीजेपी आरएसएस से लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी से लेकर पंथर पार्टी तक, सब चाहती हैं स्टेटहुड हो। और जम्मू में और कश्मीर में और लद्दाख में दो और चीजें चाहिए कि यहां जमीन कम है, इसलिए सिर्फ यहां के ही लोग खरीद सकते हैं। और ये कोई नई बात नहीं, नॉर्थ ईस्ट में है, हिमाचल में है, उत्तराखंड में है, वहां तो आर्टिकल 370 नहीं है। तो वो जमीन, सबसे ज्यादा जमीन अगर चली जाएगी, शुरू होगी तो जम्मू की जाएगी, कश्मीर और लद्दाख की, और लद्दाख ले की जाएगी, करगिल की नहीं जाएगी, क्योंकि वहां पर्यटन। और दूसरा, नौकरी यहां के बच्चों को ही यहां के लगनी चाहिए, बाहर वाला नहीं सकता। हम बाहर वालों के लिए खिलाफ नहीं, मैं तो बाहर में ही ज्यादा काम कर रहा। क्यों चाहते हैं? क्योंकि यहां कोई इंडस्ट्री नहीं। ये हिंदुस्तान, ये अगर दिल्ली से जाओगे तो आधा बिजनेस इसीलिए चलता है कि पंजाब के लोग, हरियाणा के लोग दिल्ली में बीच में से निकलते हैं, लेकिन हमारे यहां कोई नहीं आता। जिसको जम्मू कश्मीर आना है वही आएगा, बीच में से कोई जाने वाला नहीं। और 3 दफा अभी तक हाई कोर्ट में शायद क्लर्क्स के लिए जगह निकली, और वो ऑल इंडिया निकली। एक और डिग्री कॉलेज के लिए, निचले लेवल के लिए एडवर्टीजमेंट निकली, ऑल इंडिया निकली। तो जाहिर है यहां पढ़ाई नहीं। 30 साल से 31 साल से मिलिटेंसी, जो 31 साल से हिंदुस्तान की लड़ाई लड़ रहा, मैं बधाई देना चाहता हूं कश्मीर के उन लोगों को भी, चिनाब वैली, राजौरी, पुंछ के उन लोगों को भी, कठुआ, सांबा, उधमपुर और जम्मू के विशेष रूप से, क्योंकि हमारा इंटरनेशनल बॉर्डर जम्मू, सांबा और कठुआ, यहां मिलिटेंट आके घुस जाते हैं। ये सब मिलिटेंसी का मुकाबला कर रहे हैं।
देश की तरफ से, हिंदुस्तान की तरफ से जान देते हैं, लेकिन उसका सिला यही मिला कि स्टेट के टुकड़े हो जाए, बेकारी बढ़ जाए, बेरोजगारी बढ़ जाए, यहां के उद्योग बंद हो जाए, यहां के टैक्स लगे, 30 साल से खाने के लिए पैसे नहीं है। तो एक टोल था हमारे, आज वहां पठानकोट से लेकर तिवारी जी यहां उधमपुर तक एक टोल था, वो भी खत्म किया था। आज 5 टोल लगाए। कहां से वो टोल के पैसे लगाए? पानी का टैक्स, हाउस टैक्स यहां नहीं था जम्मू और कश्मीर में, लेकिन वो टैक्स भी लगा दिया। अब कपड़े रह गए हैं लोगों के पास, उसको भी खरीदने वाला कोई नहीं होगा, क्योंकि हमारे अलग कपड़े हैं, उसको देके टैक्स भरना पड़ेगा। गाड़ियों के हर दिन डेवलपमेंट की कोई बात नहीं होती है। नौकरी किसी को मैंने नहीं देखा लगते हुए। सड़क की बात नहीं हुई कि सड़क बन रही है। अस्पताल का इंप्रूवमेंट हो, उसकी बात नहीं हो रही। स्कूल में तालीम हासिल हो, कॉलेज में तालीम हासिल हो, उसकी बात नहीं हो रही। कौन सा नया टैक्स लगाना है, इसकी बात रोज होती है। कहां से लाएंगे ये टैक्स? ये लड़ाई हमने लड़नी है। इस जम्मू कश्मीर में हमारे साथी पार्लियामेंट में लड़ेंगे, और हमने देश के अंदर भी लड़ाई लड़नी है कांग्रेस को मजबूत करने के लिए, क्योंकि कांग्रेस ही एक रास्ता, एक पार्टी है जिसमें सब धर्म के लोग, सब जातियों के लोग और सब प्रांतों के लोग समा सकते हैं। हमारा दिल इतना बड़ा वसी है, जहां हम जात पात के नाम पर, धर्म के नाम पर इंसाफ नहीं बांटते हैं, बल्कि जिसको जरूरत है इंसाफ मिलने की, उसको इंसाफ देते हैं। वो लड़ाई हमारी पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर, और एक मजबूत कांग्रेस पार्टी ही वो कर सकती है। मैं पार्लियामेंट के राज्यसभा से रिटायर हुआ, राजनीति से रिटायर नहीं हुआ हूं जैसे मेरे साथी हैं। और पार्लियामेंट से मैं पहली दफा नहीं रिटायर हुआ। जब लोकसभा से आना था राज्यसभा, तो भी 3-4 महीने का गैप था। जब यहां से पहले बना, जब सीएम बना था, तब भी बीच में गैप था। बीच में एक और दफा गैप था। तो हम इधर से डूबते हैं, इधर निकलते हैं, इधर से निकलते हैं, इधर डूबते हैं। वो अभी हमारी जारी नहीं रही। वो मरने तक, जब तक दम है, मेरे गलत कर दे, मैंने ए पुत्र गल कर दे, बाद में मैं खत्म करा, उसे बात कर ली। ए सरदार जी, इसलिए कोई हिम्मत हारने की जरूरत नहीं है, और सतर्क करना है, देश को मजबूत करना है। चीन पास में है, पाकिस्तान पास में, हमारी पूरा सहयोग, जो हमारी फौजी हैं हमारे बॉर्डर पर, हम उनकी सराहना करते हैं। हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस है, आर्मी है, उनका हम पूरा समर्थन करते हैं। हम उनके साथ हैं दुश्मन का मुकाबला करने के लिए। और मैं उन तमाम राजनीतिक दलों का, जो 25-26 है, जिन्होंने बीजेपी से लेकर, प्रधानमंत्री जी से लेकर, शरद पवार जी से लेकर, सीपीआई सीपीएम से लेकर, बीएसपी समाजवादी से लेकर, टीएमसी से लेकर, डीएमके, एआईडीएमके से लेकर, तेलुगु देशम से लेकर, टीआरएस से लेकर, नॉर्थ ईस्ट की रीजनल पार्टी से लेकर प्रधानमंत्री जी तक, मैं उन सब का धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने मेरी पार्लियामेंट की रिटायरमेंट पर जो बधाई आपको जाती है, क्योंकि आपने मुझको चुन के दिया था, मेरे साथियों में चुन के दिया था, मैं उनका भी आभार प्रकट करता हूं। मेरे सामने सुनो, मेरे सामने कोई 75 लीडरों के नाम है, और अगर मैं 75 लीडरों के नाम लूंगा, डिप्टी सीएम से लेकर और ताज साहब से लेकर पीरजादा सईद साहब, हमारे
बहुत सीनियर लीडर है, और हमारे एक्स मिनिस्टरों से लेकर एमएलसी एमएलए से लेकर डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंटों से लेकर पीसीसी ऑफिस बियर से लेकर तो आधे लोग उड़ जाएंगे। तो इसलिए मैं सबसे माफी चाहता हूं, सबसे ज्यादा तो आपको बधाई की जो आप बैठे हैं मेरे सामने, दोनों पगड़ी वाले भी बगैर पगड़ी वाले भी। पगड़ी वाले हमारे दोनों हैं, सरदार भाई भी और गुज्जर बकरवाल भाई भी, और बगैर वाले में तो सभी हैं, हमारी बहनें भी हैं। मैं आपका और हमारे मित्र पत्रकार बोथ इलेक्ट्रॉनिक एंड प्रिंट मीडिया, उनका भी आभार प्रकट करता हूं, और आप सब मेरे दाएं बाएं पीछे सबका मैं बहुत आभार प्रकट करता हूं कि आपने मेरे साथियों का स्वागत किया, यहाँ आए। अभी बैठिए, आप हमारे सरदार भाई एमएलए लीडरों का वो सरोपा दे रहे हैं, इसलिए सरोपा हो गया तो आप में से भी कोई नहीं उठेगा और यहां से भी कोई नहीं उठेगा। 1 मिनट में सरोपा खत्म होगा। एक दफा आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खुदा हाफिज, जय हिंद।